चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12th के एक और चैप्टर के बारे में, जिनका नाम है रासायनिक बलगतिकी। जिनका नाम है रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन यानी गति। यानी कि इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि कोई रासायनिक कैसी होती है, उस किस वेग से होता है, क्या परिवर्तन होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, क्यों कार्य करता है, या कोई रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रासायनिक बलगतिकी होता क्या। तो ध्यान दीजिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों, ताप, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक आदि के प्रभावों तथा उनकी क्रिया विधि का वर्णन करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की ताप, दाब, सांद्रता आदि के प्रभावों तथा उनकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। अब ये जो रासायनिक बलगतिकी होती है, उसमें ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव या सांद्रता का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप जो जिससे क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया को हम कराएंगे तो उसके फलस्वरूप वो अभिक्रिया क्या करेगा, ऊष्मा उत्सर्जित करता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो ऊष्मा को अवशोषित करती है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि चूना को जल में घोल देते हैं तो उसके फलस्वरूप हम बिना गर्म किए कुछ नहीं टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर भी चूना को जल में डालते हैं, तो अब देखेंगे कि अभिक्रिया के उपरांत यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है तो पूरा पात्र हमारा गर्म हो जाता है, यानी कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकली। उसी तरह से आप देखे होंगे कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, चीनी हुआ या ग्लूकोज को जल में घोलते हैं तो पात्र हमारा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसे आप कहीं धूप से आते हैं तो कहते हैं कि ग्लूकोज पी लीजिए, शरबत पी लीजिए, तो इसका पीने का क्या मतलब है, यानी कि ये चीजें हम जब शरबत पी ले या ग्लूकोज पी लेते हैं तो जब धूप उप से आते हैं तो हमारे शरीर का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस ताप को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं या शरबत पी लेते हैं, जिससे हम जब पिएंगे तो हमारे शरीर में जाएगा और ये हमारे शरीर के ताप को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसी ही क्रियाओं का हम यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो ताप का प्रभाव होता है कि यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो ऊष्मा अवशोषित होती है। यानी ताप का प्रभाव क्या होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव उस तरफ विस्थापित होता है जिस तरफ उस प्रभाव का मान निरस्त होता है, या ताप के प्रभाव का मान निरस्त होता है। कहने का मतलब कि कोई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो जब ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे कोई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो उसका ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। जैसे चीनी को जल में डाल करके उसको डिजॉल्व करना है तो ऐसे कंडीशन में चीनी को जल में डालकर जब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चीनी जल्दी घुल जाएगा, यानी आसानी से घुल जाएगा। यही कंडीशन, यानी चीनी को जल में डालें, हीट करें तो जल्दी घुल जाएगा। इसकी अदर कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, यही जैसे चूना को जल में डालें उसके बाद हम उसको गर्म करने लगे तो आप देखेंगे कि चूना जल में जब घुलता है तो खुद ही ऊष्मा उत्सर्जित करता है, खुद ही ऊष्मा उत्सर्जित करता है। अगर ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या करें और हीट दें तो चूना के अंदर से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाएगी। जब ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाएगी तो वो आसानी से घुल नहीं पाएगा। यानी ऊष्मा का प्रवाह हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, या उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर होता है। अतः आसानी से घुले तो हम चूने को जितना ज़्यादा लो टेम्परेचर पर डालेंगे, यानी जितना ज़्यादा ठंडा पानी में डालेंगे, उतनी आसानी से चूना घुल जाएगा, क्योंकि ऊष्मा का विसरण उतनी ही तेजी से होगा। अर्थात ये हुआ कि चूना को जल में घोलना है तो ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर वही घटाएंगे ताप
यानी ताप बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया की दर घट जाती है। अगर टेम्परेचर लो कर रहे हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। यानी ओवरऑल हमारा निष्कर्ष ये निकला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया उस तरफ बढ़ेगी जिधर उस या अभिक्रिया की दर उस तरफ विस्थापित होगी जिधर उस परिवर्तन का प्रभाव निरस्त होता है। अर्थात ताप बढ़ाने पर ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की दर बढ़ती है, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की दर घट जाती है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दाब का प्रभाव। तो दाब यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव क्या होता है, यानी दबाव से क्या लेना देना है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर दाब का भी प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, आज हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर दाब के प्रभाव का अध्ययन करना है तो आप सोच लीजिए कि एक बड़े से 5 लीटर के पात्र में जो है हमने गैस को ले लिया, गैसीय मिश्रण को ले लिया, जिसमें गैस के कण जो हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, इनके गैस के जो कण हैं बहुत दूर दूर हैं, या नाइट्रोजन और क्लोरीन के गैस हैं बहुत दूर दूर हैं। तो जिससे दूर दूर होंगे तो उनके बीच टक्कर बहुत कम होगा। जब टक्कर कम होगा तो उनके बीच अभिक्रिया भी बहुत कम होगा। इसी तरह से अगर उसको प्रेस कर दें, प्रेस करके उसका जैसे 5 लीटर की जगह हम 2 लीटर में कर दें, 1 लीटर में कर दें, तब क्या होगा, ऐसे कंडीशन में जो कण बहुत दूर दूर थे वो क्या हो गए, बहुत पास पास हो गए। जिससे बस पास पास होंगे तो उनके बीच टक्कर भी बहुत होगा। जब टक्कर बहुत अधिक होंगे तो उनमें प्रभावी टक्कर बहुत अधिक होंगे। जब प्रभावी टक्कर अधिक होंगे तो अभिक्रिया होने की संभावना भी अधिक होगी। यानी कि ओवरऑल ये हुआ कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर सामान्यतः बढ़ती है। जैसे आप देखे होंगे कि गांव में व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। अगर घर के जैसे गांव से निकलकर खेत की तरफ कोई घर बना लेता है तो मूल आबादी से थोड़ा दूर हो जाता है, तो उनके घर से देखेंगे गांव वालों से थोड़ा सा झगड़े उगड़े बहुत कम होते हैं। लेकिन वहीं घर बहुत पास पास होते हैं तो आपस में थोड़ा थोड़ा बात पे तकरार होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं, मार झगड़े होते रहते हैं। यानी जितनी दूर दूर कर रहेंगे, यानी जितनी दूर दूर घर रहेंगे उतने झगड़े होने की संभावनाएं उतनी कम होगी। लेकिन जितने पास पास होंगे उनमें झगड़े होने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। इसी तरह से कण जितने दूर दूर होंगे उनमें अभिक्रिया होने की संभावना उतना कम होगा। लेकिन जैसे जैसे पास होंगे तो उनके बीच टक्कर अधिक होगा, तो अभिक्रिया भी बढ़ने की संभावना अधिक होगी। यानी दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। इसी तरह से सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता यानी कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो सांद्रता का क्या प्रभाव होता है, तो सांद्रता भी किसी भी अभिक्रिया के बढ़ाने पर, सांद्रता का मतलब यानी मात्रा है, यानी वैल्यू है उसकी संख्या बढ़ा दे, नंबर ऑफ क्वांटिटी को बढ़ा दे, तो क्या होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अग्र अभिक्रिया की दर यानी अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। अर्थात उत्पाद बनने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जब कणों की संख्या बढ़ेगी, अभिकारक के कणों की संख्या बढ़ेगी, तो प्रति सेकेंड टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। जब प्रति सेकेंड टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो उनमें प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी। जब प्रभावी टक्कर बढ़ेंगे तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे हम क्या करें, 10 ग्राम चीनी को जल में घोल दें, उस वैल्यू को हम 10 ग्राम चीनी को कैलकुलेट करें कि कितने समय में घुल जाता है। अब वही चीज 1 किलो चीनी को हमने घोल दिया, तो अब उसका वैल्यू को हम कैलकुलेट करें तो 1 किलो में मान लीजिए 1000 कण हैं और 10 ग्राम चीनी में मान लीजिए 10 कण चीनी के, तो 10 कण होंगे तो प्रति सेकेंड वही 10 कण ही टक्कर करेंगे। जबकि 1000 कण होंगे तो प्रति सेकेंड 1000 टक्कर करेंगे। तो उनमें जो है प्रभावी टक्करों की जो संख्या होगी, प्रतिशत होगी, 10 टक्कर की तुलना में अधिक होगा। तो अभिक्रिया भी प्रति सेकेंड कार्य जो करने की क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसी घर को हम बनवा रहे हैं, 2 मिस्त्री लगाए, तो 2 मिस्त्री एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहे हैं। अब संख्या को हम बढ़ा दें, मिस्त्रियों की सांद्रता बढ़ा दें, यानी 10 मिस्त्री लगा दें, तो 10 मिस्त्री एक ही दिन में क्या करेंगे, 10 यूनिट कार्य करेंगे। दिन एक ही, समय एक ही दिन, लेकिन कार्य 10 यूनिट हुआ। और यहाँ पर 2 मिस्त्री हैं तो कार्य 2 यूनिट हुआ। यानी अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़े, क्योंकि प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव।
उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को? तो उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट, देखिए कोई भी कण होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, बहुत तेज गति इधर से उधर टेढ़े मेढ़े दिशा में गति करते हैं। टेढ़े मेढ़े दिशा में जब गति करते हैं तो जब ऊर्जा बहुत अधिक होगा तो बहुत गति करेगा, एक कण दूसरे को टक्कर मारेगा, तुरंत प्रतिस्थापित हो जाएगा, फिर रिटर्न हो जाएगा, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देगा। ऐसे में अभिक्रिया होने की संभावना बहुत होगी। टक्कर तो होगा लेकिन बहुत तेज टक्कर होगा, जिसके कारण अभिक्रिया होने की संभावना बहुत कम होगी। अतः ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि ऐसा कुछ करें कि उसकी ऊर्जा को हम कम कर दें। ऊर्जा को कम कर दें यानी कि जो बहुत अधिक ऊर्जा है उस ऊर्जा को लो पे ला दें, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उत्प्रेरक सामान्यतः क्या करते हैं कि अभिकारकों के सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अभिक्रिया अभिकारकों के सक्रियण ऊर्जा के मान को क्रमशः कम कर देते हैं, जिससे अणु आसानी से टक्कर करके प्रभावी टक्कर करता है, यानी टक्करों में प्रभावी टक्कर करता है, जिससे अभिक्रिया होती है और उत्पाद बनते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे गांव में बहुत सारे लोग इधर उधर करते रहते हैं, कहते हैं कि दिन भर घूमता टहलता रहता है, इसका शादी कर दीजिए, जिससे ये क्या करे, घूमना टहलना बंद करके सही तरीके से रहने लगे। यानी इसमें क्या करेगा, उसकी दर को, जो बहुत नेतागिरी कर रहा था, इधर उधर घूमता रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था, किसी को सुन नहीं रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार से उसको कहते हैं लोग गाँव में कि शादी कर दे, तो जिससे वो क्या करेगा, बहुत उसकी ऊर्जा खुद हो जाएगी, खुद अपने परिवार में बिजी हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर समय व्यतीत नहीं करेगा। इसी तरह से क्या करेंगे कि उस अणु की ऊर्जा को कुछ हम खींच लें, तो फिर वो कण क्या होंगे, जो बहुत तेज इधर से उधर कर रहा था उसकी ऊर्जा शिथिल हो जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाए, एकाएक आ जाए, तो देखेंगे कि उसका बात इतना रहेगा कि किसी को जुड़ेगा नहीं। ऐसे कंडीशन में वह इधर उधर बहुत घूमता टहलता लगेगा। अब ऐसी कंडीशन के उसको कंट्रोल करने, अगर उसकी जेब खाली हो जाएंगी तो देखेंगे कि वो थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, इस दुकान उस दुकान बैठना बंद कर देता है, चार चक्कर जो बिना काम का काम जो है गाड़ी उठाएगा, चलने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें स्थिर हो जाती है। यानी उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जिससे प्रभावी टक्कर की मान बढ़ जाती है और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। या यही चीज़ें कुछ ऐसे भी होते हैं जो उत्प्रेरक विष का भी काम करते हैं। कुछ रासायनिक उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की मान को इतना अधिक कम कर देते हैं कि अभिक्रिया होती भी नहीं, तो वहाँ पर ऋणात्मक का कार्य करता है या निगेटिव का कार्य करता है। सामान्यतः हम लोग उत्प्रेरक का जनरल में शब्द रखते हैं कि ये धनात्मक का कार्य करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा भी देते हैं। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने बात की। अब ये बार बार शब्द आया हमारे जहन में, यानी हमने किया कि अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया होते क्या, रासायनिक अभिक्रिया होते क्या हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी वह प्रक्रम जिसमें किसी एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ का रासायनिक संगठन किसी दूसरे रासायनिक संगठन में बदल जाए। वह प्रक्रम जिसमें किसी एक पदार्थ, जैसे PCl5 है, हमने चेंज किया, हीट किया, तो वो PCl3 और Cl2 में टूट गया। यानी एक पदार्थ था, उसका संगठन क्या हुआ, चेंज हो गया, दोनों। इसी तरह से NH4 NO2, ये इसको हमने हीट किया, N2 + 2H2O में टूट गया। एक पदार्थ का संगठन दो संगठन में बदल गया या तीन संगठन में बदल गया। इसी तरह से दो या दो से अधिक संगठन और आपस में अभिक्रिया करके किसी एक संगठन में बदल जाए या अन्य संगठन में। जैसे देखिए NH3 + HCl = NH4Cl, यानी वह प्रक्रम जिसमें किसी रासायनिक पदार्थ का संगठन, किसी एक रासायनिक पदार्थ अथवा एक से अधिक पदार्थ का रासायनिक संगठन किसी दूसरे रासायनिक संगठन में परिवर्तित हो जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या सभी रासायनिक अभिक्रियाएं एक जैसे होते हैं? ऐसा तो होगा नहीं। अब हमने बात किया अभिक्रिया की दर के बारे में, बात हो रहा था, तो कुछ दर यानी वेग, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होंगी तो बहुत धीमी धीमी होगी,
तो बहुत मध्यम गति से होगी। गांव में जैसे बहुत कोई काम करने वाला होता है, बहुत तीव्र गति से काम करता है, काम कहिए तुरंत पता चला कि काम करके खाली हो गए। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जैसे कहते हैं सुस्त होकर के, मेहनत करके काम करते हैं, इतना धीमी गति से करते हैं कि उब जाते हैं कि अरे यार उनसे काम नहीं कराना है, वो तो करते करते महीनों लगा देंगे, झिला देंगे। और कुछ लोग होंगे कि एवरेज दर्जे का करेंगे, ना तो बहुत कम करेंगे ना तो बहुत अधिक करेंगे, सामान्य दर से जितना होना चाहिए उतना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामान्य से भी अधिक तेजी से करते हैं, तो उनको देखेंगे बहुत ज़्यादा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान्य से भी बहुत कम, जो 2 दिन का काम है उसको 4 दिन लगा देंगे। और कुछ लोग जो 2 दिन का है तो उसको 2 दिन में ही करते हैं। कुछ लोग 2 दिन का काम 1.5 दिन या 1 दिन में ही करके खाली करते हैं। यानी ऐसे को इस तरह से कार्य करने की दर के आधार पर अवक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है तीव्र अवक्रिया, अति मंद अवक्रिया और मंद अवक्रिया। यानी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन इसको कह सकते हैं। तीव्र अवक्रिया, कुछ रासायनिक अवक्रियाएं इतनी तीव्र गति से होती हैं कि वो क्षण भर में ही पूर्ण हो जाती है। यानी 2 पदार्थों को आपस में मिक्स किए, अवक्रिया हो गई, उत्पाद बन गया, पता नहीं चला कितना हुआ। इतना तीव्र गति से होती हैं कि उनका दर निर्धारित या वेग निर्धारित कर पाना संभव नहीं है। तो ऐसे अवक्रियाओं को तीव्र अवक्रिया कहते हैं। यानी वे रासायनिक अवक्रियाएं जो बहुत कम समय में अथवा क्षण भर में ही पूर्णतया को प्राप्त हो जाती हैं, उसे हम तीव्र अवक्रियाएं कहते हैं। जैसे उदासीनीकरण की अवक्रिया, अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाएंगे तो तुरंत ही लवण एवं जल बन जाए। जैसे हमने क्या किया, HCl में NaH को मिला दिया, यानी क्षार को मिला दिया, तो हमारा NaCl + H2O बन गया, यानी लवण, सोडियम क्लोराइड और जल बन गया। तो ये क्रिया क्या हुई? एक प्रकार की उदासीनीकरण अवक्रिया। इसी तरह से कुछ रासायनिक अवक्रियाएं जो है स्लो, अति मंद अवक्रिया की बात करते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन की बात करते हैं। कुछ रासायनिक अवक्रियाएं इतनी मंद गति से होती हैं कि उसे पूर्ण होने में कई महीनों या कई वर्षों तक का समय लग जाता है। कुछ रासायनिक अवक्रियाएं इतनी मंद गति से होती हैं कि उसे पूर्ण होने में कई महीनों या कई वर्षों तक का समय लगता है। ऐसी रासायनिक अवक्रियाओं को अति मंद अवक्रिया कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसी रासायनिक केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कंप्लीट होने में कई महीनों या कई वर्षों तक का समय ले लेते हैं। ऐसी अवक्रिया को हम कहते हैं अति मंद अवक्रिया, यानी वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, यानी कोई कैटलिस्ट ना रहे, ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग करने की दर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में इतनी धीमी गति से होती है कि उसे पूर्ण होने में कई महीनों या कई वर्षों तक का समय लग जाता है। अतः ऐसी अवक्रियाओं का दर निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी अवक्रियाओं का कई महीनों या कई वर्षों तक बैठ करके आप लैब में या कहीं पे उस अवक्रिया का दर का अध्ययन नहीं कर सकते, लगातार कि कितनी वेग से हो रहा है, कितना समय हो रहा है। अतः अति मंद अवक्रियाओं का दर भी निर्धारित कर पाना संभव नहीं होता। कहा जाता है कि पृथ्वी के प्रारंभिक समय में वातावरण में उत्प्रेरक नहीं थे, जिसके कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो थे पर्याप्त मात्रा में, लेकिन इनके संयोग की दर इतनी धीमी गति थी कि कई हजार वर्ष लग गए जल बनने में पूरी तरह से इस वातावरण में। इस तरह से तीव्र अवक्रिया और अति मंद अवक्रिया दोनों का दर निर्धारित किया नहीं जा सकता। तो किसका किया जा सकता है? स्लो रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं मंद अवक्रिया या मॉडरेट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जो कुछ मिनटों या कुछ घंटों में पूर्ण होती हैं। ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जो कुछ मिनटों या कुछ घंटों में पूर्ण होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मंद अवक्रिया। अतः मंद अवक्रियाओं का दर या वेग निर्धारण कर पाना संभव होता है। ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जो कुछ घंटों या कुछ मिनटों में पूर्ण हो जाती हैं, ऐसी रासायनिक अवक्रिया को मंद अवक्रिया कहते हैं या स्लो रिएक्शन कहते हैं। जैसे विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन अवक्रिया, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने क्या किया? लोहे की कील डाल दिया,
लोहे की कील डाल दिया तो देखा कि हमने कुछ समय के पश्चात उसका नीला रंग क्या हो गया, गायब हो गया, नीला रंग गायब हो गया। कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने लोहे की कील डाल दिया तो देखा कि कुछ समय के बाद उसका नीला रंग गायब हो गया। अर्थात कॉपर सल्फेट से कॉपर को लोहा यानी आयरन क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो बना क्या, FeSO4 प्लस Cu। इसी तरह से इसमें डाल सकते हैं कि कॉपर सल्फेट में हम क्या करें, जिंक डाल दें तो जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर, यानी कि विस्थापन अपक्रिया, जल अपघटन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, मंद अपक्रिया होती है। और ऐसी अपक्रिया का हम दर या वेग निर्धारित कर सकते हैं, यानी कितनी मिनट में या कितने सेकेंड में, कितने घंटे में कितनी अपक्रिया संपन्न हो रही है या कितनी अपक्रिया की गति है। चलिए बार बार एक शब्द आया, हम लोग बात करते हैं अपक्रिया का दर या वेग। एक शब्द हमने कहा अपक्रिया का दर निर्धारित कर सकते हैं, नहीं निर्धारित कर सकते हैं। तो अपक्रिया का दर आखिर होता क्या, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो अपक्रिया का दर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। यानी अपक्रिया का दर या वेग या इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग बात करते हैं कि कोई रासायनिक अपक्रिया कितने समय में कितनी पूर्ण हो गई। कहने का मतलब 1 मिनट, 1 घंटा, 1 सेकेंड, जो भी है। तो जो अपक्रिया होगी उसी को अपक्रिया का दर, यानी एकांक समय में या इकाई समय में किसी रासायनिक अपक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के जिस घात पर निर्भर करती है, अपक्रिया की दर कहलाती है। एकांक समय में किसी अपक्रिया की दर या किसी अभिकारकों की सांद्रता के जिस घात में परिवर्तन निर्भर करती है, या ऐसे कह सकते हैं एकांक समय में किसी अभिकारक के सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अपक्रिया का दर कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं एकांक समय में किसी उत्पाद की किसी रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अपक्रिया का दर कहते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि हमने अभिकारक ए लिया, कुछ समय बीता, पी बना, ये बन गया। प्रारंभिक समय में ए कितना था, ए मोल पर लीटर। अब पी कितना रहा होगा, उत्पाद कितना रहा होगा, 0 मोल पर लीटर। कहने का मतलब ये 100% है, वो 0% है, कुछ नहीं बना। कुछ समय बीता अर्थात टी समय बीता। जब टी समय बीता तो हमने देखा कि अभिकारक यानी कुछ उत्पाद बन गया, जो नहीं था अब बन गया। जब बन गया तो कितना बना, x मोल पर लीटर। तो अभिकारक कितना बचा होगा, A माइनस एक्स मोल पर लीटर। कितना बचा होगा, A माइनस एक्स मोल पर लीटर। अब ऐसे कंडीशन में हमने देखा कि 0 से x हुआ उत्पाद में भी परिवर्तन हुआ, और अभिकारक क्या होगा, A मोल पर लीटर से A माइनस एक्स मोल पर लीटर है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता में भी परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी को लेकर के, यानी अभिकारक को लेकर बोलेंगे तो बोलेंगे एकांक समय में किसी अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अपक्रिया का दर कहते हैं। या उत्पाद को लेकर के बोलेंगे तो बोलेंगे एकांक समय में फिर उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अपक्रिया की दर कहते हैं। या दोनों को कंबाइन कर दें कि एकांक समय का मतलब 1 मिनट, 1 घंटा या 1 सेकेंड की बात करते हैं। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अपक्रिया का दर कहते हैं। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अपक्रिया का दर कहते हैं। तो अपक्रिया का दर के इसके लिए हम लोग फार्मूला डेवलप करते हैं। तो क्या होगा, अपक्रिया का दर यानी कि वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू अभिकारक की सांद्रता यानी कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल या समय में परिवर्तन। यानी कि 1 मिनट में कितना अभिकारक में चेंजिंग हुआ या उत्पाद में चेंजिंग हुआ, या 1 सेकेंड में कितना अभिकारक में चेंजिंग हुआ, कितना उत्पाद में हुआ, या 1 घंटे में। यानी जिस भी भौतिक राशि में हम मापे, कोई माप ये नहीं है कि आप मिनट में ही मापिए या सेकेंड में ही मापिए। जिसमें हम यूनिट के तौर पर जिस भी राशि में मापेंगे हम यूनिट लेंगे उस राशि का,
मिनट लेते हैं तो मिनट में बात कर लेंगे, घंटा लेंगे तो घंटे में बात करेंगे, सेकंड की तो सेकंड। यानी ओवरऑल हम बोलते हैं कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं या वेग कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया का, इसी को हम लोग कह सकते हैं अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद में परिवर्तन। उत्पाद में हमारा परिवर्तन प्रारंभिक स्टेज अगर मान ले x1, सेकेंड स्टेज x2 मान लेते हैं तो उत्पाद में परिवर्तन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 दैट इज dx। इसी तरह से समय में परिवर्तन को मान लेते हैं तो प्रारंभिक समय क्या होगा t1, तो अंतिम समय मान लेते हैं t2, तो समय में परिवर्तन क्या होगा दैट इज डेल्टा टी। अर्थात इसको ग्राफ फार्मूले में हम लोग डेवलप करना चाहें तो लिख सकते हैं अभिक्रिया का दर या वेग बराबर हो जाएगा dx अपान dt। अब हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया की दर को ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ के माध्यम से हम लोग बात करते हैं तो अभिक्रिया का जो दर है और उनमें अभिकारक की सांद्रता है, उनमें कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन का मतलब कि जैसे हम लोग बात करें अभिकारक का, देखिए सांद्रता की बात करते हैं, इधर समय हो गया, इधर क्या होगा अभिक्रिया का जो है दर हुआ यानी वेग हुआ, किस स्पीड से हो रहा है, इसके बाद समय हुआ। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआत में जब समय 0 है तो अभिक्रिया की दर जो है भी क्या है 0 है, कुछ कोई कार्य नहीं शुरू। जैसे अब समय 0 है तो अभिकारक की सांद्रता क्या है मैक्सिमम है। इस तरह से उस समय में अभिकारक की जब सांद्रता मैक्सिमम है तो अभिक्रिया की दर भी क्या है मैक्सिमम पोजीशन पे है। जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता घट रही है और समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे देखेंगे अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, अभिक्रिया की दर भी घटती जाती है और समय बढ़ता चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता घट रही है वैसे वैसे अभिक्रिया की दर भी घट रही है। यानी एक ऐसा समय आएगा जब क्या होगा कि अभिकारक की सांद्रता क्या होगी न्यूनतम हो जाएगी अर्थात खत्म हो जाएगी। इस तरह से उत्पाद की दर अभिक्रिया की दर भी उस समय क्या होगी न्यूनतम हो जाएगी। यानी उसके बाद हम कितनों भी समय व्यतीत करें बढ़ाएं, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता खत्म हो गई है या न्यूनतम हो गई है, तो कितनों भी समय व्यतीत करें अभिकारक अभिक्रिया की दर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जैसे हमने चीनी घोला, 100 कण घोले, 100 कण शुरुआत में थे तो 100 कण टक्कर कर रहे थे, बहुत तीव्र गति से वेग हुआ, तेजी से घुला, लेकिन 2-4 मिनट जो है बहुत तेजी से घुला, उसके बाद 2-4 कण बच गए। उस 2-4 कण को घुलने में बहुत अधिक समय 2-4 मिनट फिर लगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 कण थे तो 100 टक्कर कर रहे थे प्रति सेकंड, अब 2-4 बचे तो 2-4 ही टक्कर हो गए, तो उसकी दर क्या हो जाएंगी घट जाएंगी। उसके बाद चीनी घुल गया। अब उसके बाद आप कितनों भी समय व्यतीत करिए उसमें कोई चेंजिंग या कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये देखेंगे स्ट्रेट होता चला जाएगा। यही है हमारा ग्राफ के माध्यम से अभिक्रिया का दर। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा अभिक्रिया की दर का मात्रक। ये भी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में हम लोग बात करते हैं तो अभिक्रिया की दर का मात्रक में तो अभिक्रिया का दर बराबर होता है dx अपान dt, अर्थात अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन या समयांतरा। तो सांद्रता में परिवर्तन, तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितने मोल्स अभिकारक या उत्पाद है। तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, dx के वैल्यू हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, और समयांतराल में हम लिख सकते हैं यानी समय dt की जगह पर लिख देते हैं समय, या आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सेकंड भी लिख सकते हैं, मिनट भी लिख सकते हैं या घंटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या समय लिख दीजिए क्योंकि आप जिस राशि में लेंगे तो उस राशि आप लिख देंगे। यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर समय। जनरली हम लोग सेकंड सबसे छोटी यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से अभिक्रिया का दर का मात्रक। अब हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत, यानी कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत। बहुत मजे की बात है, इसको आप समझेंगे यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि अभिक्रिया क्यों होगी या नहीं होगी।
बहुत ही जरूरी है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए या न होने के लिए अभिक्रिया का टक्कर होना बहुत ही आवश्यक है, या कह सकते हैं अभिक्रिया के होने के लिए अभिक्रिया का टक्कर ही जिम्मेदार है। इसको कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों का होना अति आवश्यक। यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अणुओं के मध्य परस्पर टक्कर होना अति आवश्यक। यानी जब दूसरे से लड़ेंगे यानी कोलिजन होगा तभी अभिक्रिया होगी। और यह जरूरी नहीं कि सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया हो और उत्पाद हो। यह जरूरी नहीं कि सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया हो और उत्पाद हो। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है, जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है और उत्पाद बनते हैं, उन्हें हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। यानी टक्कर हुआ, अभिक्रिया हुआ और प्रोडक्ट बना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रभावी टक्कर कहते हैं। तीसरा कंडीशन कि प्रभावी टक्कर होने के लिए अणुओं में उनकी टक्करों से पूर्व अणुओं में उसकी औसत ऊर्जा से अधिक एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का होना अति आवश्यक है, जिसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ऊर्जा होगा, यानी उससे कुछ लिमिट से अधिक होगा तभी वो कोई न कोई कार्य कर पाएगा, नहीं तो वो तो अपना जीवन ही व्यतीत कर पाएगा। जीवन दिनचर्या जो कार्य हैं उसी में व्यतीत हो जाएगा। यानी प्रभावी टक्कर होने के लिए अणुओं में टक्करों से पूर्व उसकी औसत ऊर्जा से अधिक एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का होना अति आवश्यक है, जिसे हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। अगला, संपूर्ण टक्करों की तुलना में प्रभावी टक्करों की संख्या बहुत कम होती है। संपूर्ण टक्करों की तुलना में प्रभावी टक्करों की संख्या कम होती है। यानी ऐसे टक्कर बहुत कम होते हैं जो अभिक्रिया हो और उत्पाद बने। टक्कर तो बहुत होंगे लेकिन अभिक्रिया हो, उत्पाद बने, ऐसे बहुत कम टक्कर होते हैं। अगला पॉइंट कि प्रभावी टक्कर होने के लिए या टक्कर होने के लिए, पहली चीज अणुओं में टक्कर होने के लिए परस्पर एक दूसरे का द्विविन्यासित होना अति आवश्यक है। द्विविन्यासित यानी परस्पर एक दूसरे का विरोधी होना अति आवश्यक है। यानी ए पॉजिटिव है तो ए निगेटिव होना चाहिए, या ए नेगेटिव है बी निगेटिव होना चाहिए, यानी एक दूसरे का एंटी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, तभी टक्कर होगा। कभी समर्थक के बीच में या सपोर्टर जो होते हैं एक दूसरे से मिलाप होता है, उनके बीच टक्कर नहीं होता। अभी अभिक्रिया का टक्कर आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया का टक्कर क्या है इसके बारे में। तो अभिक्रिया का टक्कर हमने बताया कि देखिए, गांव में हम लोग कहते हैं कि दो पदार्थों के बीच परस्पर अभिक्रिया होने के लिए उनके मध्य परस्पर टक्करों का होना अति आवश्यक है। इसी तरह से गांव में हम लोग कह सकते हैं या जनरल अपने आसपास में कह सकते हैं कि दो लोगों के बीच मार होने के लिए उनके मध्य परस्पर झगड़ा होना अति आवश्यक है। इस प्रकार से दो अणुओं के बीच परस्पर अभिक्रिया होने के लिए उनके मध्य टक्करों का होना अति आवश्यक है। उसी तरह से दो लोगों के बीच मार होने के लिए उनके मध्य परस्पर झगड़ा होना अति आवश्यक। बिना झगड़ा का मार डायरेक्ट नहीं होगा, कोई न कोई रीजन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने कहा कि जरूरी नहीं कि सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया हो और उत्पाद बने। कहने का मतलब ये है कि यह जरूरी नहीं कि सभी झगड़ों के फलस्वरूप क्या हो, अब मार हो और पुलिस हो। हमने फिर इसके बाद जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है और उत्पाद बनते हैं उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है और उत्पाद बनते हैं उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। अर्थात जिन झगड़ों के फलस्वरूप मार होती है और पुलिस आता है उन्हें प्रभावी झगड़ा। फिर अगली बात है, हमने कहा कि संपूर्ण झगड़ों की तुलना में प्रभावी झगड़ों की संख्या बहुत कम होती है। इससे पॉइंट वाइज बताते हैं। ये हुआ कि प्रभावी टक्कर होने के लिए अणुओं में टक्करों से पूर्व एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का होना, उसकी औसत ऊर्जा से अधिक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का होना अति आवश्यक है, जो प्रभावी टक्कर कर सके, जिसको सक्रिय ऊर्जा। इसी तरह से दो लोगों के बीच
मार होने के लिए झगड़ा से पूर्व जो है उनके अंदर एक निश्चित अमाउंट पैसा होना चाहिए, रुपया होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, मार होने पर मेडिकल खर्चा भी देख सके, पुलिस खर्चा भी देख सके, तभी वो झगड़ा करेगा। नहीं तो एक थप सामने वाला क्या होगा, जब कम पैसे से रहेगा तो झगड़ा होगा, मार भी खाएगा, आराम से शांति से बैठ जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि ऐसे अभिक्रिया होने के लिए ऐसा व्यक्ति होगा कि मार भी हो कर सके, ऊपर से क्या सके, मेडिकल खर्चा भी देख सके, पुलिस खर्चा भी, तभी वो मार सके। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखे होंगे, तुरंत कहेंगे तुरंत अभी हम केस कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उसके पास जो पैसा है। लेकिन एक औसत दर्जे का व्यक्ति होगा तो वो तो अपना जीवन ही चलाने में व्यस्त है, तो वो पुलिस खर्चा या मेडिकल खर्चा के एक थप्पड़ लगेगा भी तो भी शांति से बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, होगा कोई नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दो वर्गों के बीच प्रभावी टक्कर होने के लिए उनके पास टक्करों से पूर्व एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का होना अति आवश्यक है, जिसे क्या कहेंगे, प्रभावी या उसको सक्रिय ऊर्जा का। इसी तरह से दो व्यक्तियों के बीच प्रभावी झगड़ा होने के लिए उनके मध्य उनकी टक्करों से पूर्व उसके पास उसकी औसत मनी यानी औसत ऊर्जा से अधिक एक निश्चित ऊर्जा अर्थात निश्चित पैसा का होना अति आवश्यक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं सक्रियण पैसा या सक्रियण ऊर्जा। दूसरा चीज, संपूर्ण झगड़ों की तुलना में प्रभावी झगड़ों की संख्या बहुत कम होती है। संपूर्ण झगड़ों की तुलना में प्रभावी झगड़ों की संख्या बहुत कम होती है, यानी ऐसे झगड़े बहुत कम होते हैं जिनमें मार हो पुलिस हो और मार हो पुलिस हो, यानी बहुत संपूर्ण टक्करों की तुलना में प्रभावी टक्कर बहुत कम होती है, जिनमें क्या हो, प्रभावी टक्कर हो, अभिक्रिया हो और उत्पाद हो। इसी तरह से गांव में झगड़े बहुत होंगे, लेकिन ऐसे झगड़े बहुत कम होंगे जिनमें मार हो और पुलिस हो। जिन झगड़ों के फलस्वरूप मार होती है और पुलिस आती है उन्हें हम लोग कह सकते हैं प्रभावी झगड़े। यानी जिस टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया हो और उत्पाद बने उन्हें हम प्रभावी टक्कर। उसी तरह से हम कह सकते हैं जिन झगड़ों के फलस्वरूप मार हो और पुलिस आए उसे हम लोग कह सकते हैं प्रभावी झगड़ा। दूसरा अगला पॉइंट कि प्रभावी टक्कर, अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए उनके मध्य टक्करों से पूर्व एक निश्चित या दो अणुओं के मध्य हो गया, दो अणुओं के बीच परस्पर टक्कर होने के लिए उनका द्विक विन्यासित होना अति आवश्यक। अर्थात ये कि दोनों अणुओं के बीच में अभिक्रिया के लिए या टक्कर के लिए परस्पर द्विक विन्यासित यानी विरोधी होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से दो लोगों के बीच परस्पर झगड़ा होने के लिए या मार होने के लिए परस्पर एक दूसरे का एंटी या विरोधी होना अति आवश्यक। कभी भी एक दूसरे के समर्थक या सपोर्टर के बीच में मार झगड़ा नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने अभिक्रिया का। इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, अणुओं में टक्करों से पूर्व उसकी औसत ऊर्जा से अधिक, अणुओं में टक्करों से पूर्व उसकी औसत ऊर्जा से अधिक उपस्थित वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं में प्रभावी टक्कर होने के लिए उपस्थित होना आवश्यक है, उसी को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अणुओं में टक्करों से पूर्व उसकी औसत ऊर्जा से अधिक उपस्थित वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जिस पर अणु टक्कर करे और अभिक्रिया हो, उत्पाद बने, यानी प्रभावी टक्कर हो, उसी निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब सभी के पास कुछ न कुछ पैसे होते हैं, ऊर्जा होती है, तो कौन मार करेगा, झगड़ा करेगा, जिसके पास थोड़ा सा उसका खर्च देख सके। ये थोड़ी ना कि जो है सब व्यक्ति जो है, कुछ व्यक्ति जो अपना खर्च ही नहीं चला पा रहे हैं वो झगड़ा करके 1000 2000 4000 वहाँ खर्चा करेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो वही करेंगे जिसके पास न्यूनतम ऊर्जा होगी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा। इसी तरह से देहली ऊर्जा यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा की हम बात करें तो वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जिस पर अणु प्रभावी टक्कर करता है और अभिक्रिया होकर के उत्पाद बनते हैं, उन्हें देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जिस पर अणु प्रभावी टक्कर करता है और अभिक्रिया होती है, उत्पाद बनते हैं, उन्हें थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि देहली ऊर्जा बराबर औसत ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा। तो चलिए आज हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, फिर आगे की बात हम लोग बात करेंगे अभिक्रिया की आणविकता के बारे में, कोटि के बारे में, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।